मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। बीपीएससी, एसएससी और रेलवे के तैयारी के लिए हम जो टॉपिक पढ़ाए थे संसद, उसी का आज टेस्ट है। ये टेस्ट जो है बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट के प्रति एक जिद, एक पागलपन होना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम जो है आज संसद का जो टॉपिक था हमारा खत्म हो चुका है और हम टेस्ट के माध्यम से आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसमें उनका डिस्कशन भी प्रत्येक ऑप्शन का करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कितना होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कितना होना चाहिए। पहला है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष या 25 वर्ष, तीसरा है सी वर्ष 30 वर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कितना होना चाहिए। पहला है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष और 25 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा लोकसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य के रूप में कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनके लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए राज्यसभा 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 के सदस्य के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य के रूप में आयु 25 वर्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य के माध्यम से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उनके लिए आयु 25 वर्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति राज्यसभा सदस्य के लिए, सदस्य के माध्यम से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उनके लिए आयु 30 वर्ष चाहिए। तो भाई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कितना होना चाहिए। तो भाई प्रधानमंत्री तो लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। इसीलिए ऑप्शन जो है बी सही होगा। ये 25 वर्ष और 30 वर्ष जो है, लोकसभा सदस्य के रूप में 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के रूप में 30 वर्ष, अर्थात प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा 25 और 30 वर्ष दोनों निर्धारित किया गया है। यदि न्यूनतम सीमा पूछे प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना होना चाहिए, यदि न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा पूछे तो आप 25 वर्ष को टिक लगाइएगा। तो आप 25 वर्ष को टिक लगाना है, टिक लगाना है। और ये पूछे कि प्रधानमंत्री जो है कितने समय तक, कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो इसका सीमा कोई तय
नहीं किया गया है, अर्थात अनिश्चित काल के लिए जब तक वह जीता है, जब तक वह लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य बन करके चुन करके आते हैं, जितने बार बन करके आते हैं उतने बार वह प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कहता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मंजिल पाने के बाद मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोरम या गणपूर्ति के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं? कोरम या गणपूर्ति होता क्या है? हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पे हम विस्तार से बताए हैं। 1/10 जितने भी सदस्य रहता है उनका 1/10 सदस्य को होना अति आवश्यक माना गया है, तब जा करके उस बैठक को संचालित कर सकते हैं सही रूप से, और जो भी बिल पास करना चाहते हैं, पारित करवाना चाहते हैं, वह बिल आपको पारित होगा। यदि 1/10 से कम सदस्य रहता है तो वो संसद को अस्थगित कर दिया जाता है, अर्थात उस बैठक को रद्द कर दिया जाता है। तो 1/10 कितना हम बताए थे कि भारतीय लोकसभा में या राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में, लोकसभा में, लोकसभा जी लोकसभा के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या वर्तमान में, लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में 543 है। कितना है ये? 543 है। इसका 1/10 अर्थात 54.3, ये तो होगा नहीं। होगा कितने सदस्य? 55 सदस्य। यदि लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है तो उस बैठक को मान्य माना जाता है, मान्य माना जाता है, मान्य माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर से बताना चाहते हैं, कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है कुल सदस्य का 1/10, 1/10 सदस्य उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। यदि 1/10 सदस्य कम से कम उपस्थित रहता है तो उस बैठक को मान्य माना जाता है, अर्थात जो भी बिल पारित करना चाहते हैं आराम से वह बिल पारित कर सकते हैं। यदि 1/10 से कम सदस्य रहता है तो उसको अमान्य माना जाता है, अर्थात लोकसभा बैठक को उस दिन के लिए रद्द कर दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा की बात किया जाए तो उसमें भी 245 का 1/10 24.5 अर्थात कुल 25 सदस्य का रहना अनिवार्य कर दिया गया है।
अनिवार्य कर दिया गया है। यदि इससे कम सदस्य यदि इससे कम सदस्य उपस्थित रहता है तो बैठक को अमान्य माना जाएगा। अमान्य माना जाएगा। तो कोरम या गणपूर्ति के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं? 1/10। इसका जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1/6 क्या है? इसके अंतर्गत जमानत। इसके अंतर्गत जमानत राशि आता है, अर्थात कोई भी चुनाव लड़िएगा, यदि उसमें कुल वैध मत का 1/6 मत आप नहीं प्राप्त कीजिएगा तो आपका राशि जो है, जमानत राशि, उसको कहते हैं जब्त कर लेना। अर्थात आपका राशि सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। तो कुल सदस्य का तो हम बात करेंगे। कुल सदस्य का जमानत राशि कुल वैध मत का 1/6 मत जो प्रत्याशी नहीं लाता है उनका जमानत राशि जब्त कर लेता है। जब्त कर लिया जाता है। आप देखे होंगे नॉमिनेशन के समय में जमानत राशि के रूप में प्रत्याशी से कुछ राशि सरकार के द्वारा जमा करवाया जाता है, उसी को हम लोग जमानत राशि कहते हैं। कुल वैध मत का 1/6 मत जो प्रत्याशी नहीं लाता है उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह हौसला हर हमेशा ऊंचा करके रखिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सपना को साकार करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? पहला ऑप्शन में है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा में है विधान परिषद, तीसरा में है राज्यसभा अध्यक्ष और चौथा में है लोकसभा अध्यक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद, राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक
धन विधेयक, धन विधेयक, विधेयक से संबंधित बिल पारित करने के पहले, बिल पारित करने से पहले, करने से पहले राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। धन भी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक से संबंधित बिल पारित करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अति आवश्यक माना गया है, अर्थात राष्ट्रपति से अनुमति लेना ही पड़ता है। यही ऐसा विधेयक है जिस पे राष्ट्रपति पहले सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा में आते हैं। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई कुछ ऐसे बिल हैं जिस पे राष्ट्रपति पहले सिग्नेचर करते हैं और कुछ ऐसे बिल हैं जिस पे राष्ट्रपति बाद में सिग्नेचर करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने हौसला को कभी कम नहीं आंकने दीजिएगा और एक ही सपना रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी सपना के साथ हम तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा हो गया है, चौथा क्वेश्चन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 71। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 263 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 263 के तहत ही अंतर्राज्यीय परिषद के गठन भारतीय संविधान में आते हैं। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है, किया गया है। इसके डिटेल के लिए मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आप लोग हमारे पीछे जो पढ़ाए हैं राष्ट्रपति चैप्टर, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि वित्त आयोग क्या है और आकस्मिक निधि क्या है। तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय का जो है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी व्यक्ति को सजा कम कर सकते हैं, यहां तक कि फांसी के सजा को भी माफ कर सकते हैं। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 72 में किया गया है। राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय, महोदय सजा को कम या माफ भी कर सकते हैं, कम या माफ भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय सजा को कम या माफ भी कर सकते हैं।
फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार, फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार, माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति महोदय के पास, केवल राष्ट्रपति महोदय के पास है, महोदय के पास है। अनुच्छेद 60 में शपथ का चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग का बात कहा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये महाभियोग का चर्चा जो है किया गया है अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 60 में शपथ, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं महाभियोग के बारे में बताए थे कि महाभियोग लाने से 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि आप पे महाभियोग लाने वाले हैं। यदि राष्ट्रपति गैर संवैधानिक कार्य करते हैं तो उन पर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों सदन में से किसी भी सदन में ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 72। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को सजा को कम कर सकते हैं, यहां तक कि फांसी के सजा को भी कम कर सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता क्या राज्यसभा के सभापति करता है? क्या विधान परिषद के अध्यक्ष करता है? क्या राज्यसभा के उपसभापति करता है? या लोकसभा के अध्यक्ष करता है? माय डियर स्टूडेंट, आपको फिर से कहना चाहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, फिर से हम पुनः क्वेश्चन पे लौटेंगे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति करता है, या विधान परिषद के अध्यक्ष करता है, या राज्यसभा के उपसभापति करता है, या लोकसभा के अध्यक्ष करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। यही इनका राइट आंसर होगा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? हम बताए थे कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को देता है
है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है या प्रधानमंत्री को देता है या महान्यायवादी को देता है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति महोदय को। मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। भारत देश में कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लागू किया गया है? हम बताए थे आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, एक राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और एक वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अभी तक जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक लागू नहीं किया गया है। इनका आंसर जो होगा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा कंडीशन ही नहीं भारत में उत्पन्न हुआ है जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और वित्तीय आपातकाल सरकार को लागू करना पड़े। ये जो लागू करते हैं राष्ट्रपति महोदय, इनका घोषणा करते हैं पीएम के सलाह पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, ये राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 क्या है? इनके तहत जो है तीन स्थिति में 1962, 1975 और 1971, ये 3 बार जो है लगा था ये राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 1962 में जो अनुच्छेद 352 के तहत जो है 1962 में चीन युद्ध के समय चीन युद्ध के समय 1975 आंतरिक अशांति के कारण बताए थे हम कि 1975 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा 1975 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय आंदोलन जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय आंदोलन चलाया गया था। सर्वोदय आंदोलन चलाया गया था और 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के उदय के समय बांग्लादेश के उदय के समय मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, फिर से हम बताना चाहेंगे कि भारत देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है और यह अनुच्छेद 352 के तहत जो है 1962 में, 1975 में और 1971 में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था जिसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं। यह जो लगा था 1962 ईस्वी में भारत और चीन के युद्ध के समय। 1975 में आंतरिक अशांति हो गया था, अर्थात शांति भंग हो गया था। इसी समय जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय आंदोलन
चलाया गया। जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय आंदोलन चलाया गया इसी के तहत। और 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के उदय के समय जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस स्थिति में यह जो है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लगा था। अनुच्छेद 356 यह हम आपको बताए थे। संवैधानिक विफलता के कारण राज्य में लगाया जाता है उस समय पूरे राज्य का कार्यभार राज्यपाल संभालते हैं। संवैधानिक विफलता के कारण ये सबसे ज्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 जो है ये सबसे अधिक यूपी और मणिपुर राज्य में लगा है। अभी तक ये दोनों राज्य में 10 बार लग चुका है। 10 बार लग चुका है। 10 बार लग चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम फिर से नेक्स्ट पेज के माध्यम से नया क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है या लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है? जी, इनका जो आंसर होगा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ये इनका जो है राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है या लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है या प्रधानमंत्री को देता है या गृह मंत्री को देता है? आप लोग यदि हमारे पढ़ाई अच्छा लगे तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? क्या राष्ट्रपति को देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, गृह मंत्री को देता है? नहीं, ये जो अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को देता है। हम पढ़ाए थे कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। मेरे प्यारे बच्चों, इनका सही आंसर जो होगा यह ऑप्शन बी होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष।
राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? क्या राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है यही एक ऐसा है जो अपने सदस्य के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। तो राज्यसभा के सभापति जो होता है कौन होता है? क्या उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, या राज्यसभा के उपसभापति होता है, या प्रधानमंत्री होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राज्यसभा के सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। यदि भारत का उपराष्ट्रपति यदि भारत का उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में इनका कार्यभार उपसभापति इनका कार्यभार उपसभापति इनका कार्यभार उपसभापति संभालते हैं। संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, या मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, या लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है? माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्या मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, क्या लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है? इनका जो सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग हो जाने पर मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाता है। मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 85 में कहा गया है। अनुच्छेद 85 के तहत कहा गया है यदि लोकसभा भंग हो जाता है तो उनके साथ ही पूरे मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात जब तक लोकसभा रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद रहेगा। जब लोकसभा भंग हो जाएंगे तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाता है। ये कौन करता है लोकसभा को भंग?
लोकसभा को भंग, लोकसभा को भंग पीएम के सलाह पर, पीएम के सलाह पर, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदया महोदय करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। यदि हमारे पढ़ाई अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? क्या अमेरिका से लिया गया है? क्या फ्रांस से लिया गया है? क्या रूस से लिया गया है? या ब्रिटेन से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करेंगे, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कर्तव्य लिया गया है। फिर से एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है जी? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। देशक तत्व लिया गया है, लिया गया है। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति महोदय का वेतन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आते हैं? पहले राष्ट्रपति महोदय का वेतन 1.5 लाख था। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय का वेतन 5 लाख है। भाई, नेता सब अपना वेतन बढ़ाते रहते हैं। ये छोटे छोटे अधिकारी जो है वही जो है पीछे रहते हैं, क्योंकि उनके बस में तो है नहीं वेतन को बढ़ाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या अनुच्छेद 69 होगा? क्या अनुच्छेद 59 होगा? क्या अनुच्छेद 75 होगा? क्या अनुच्छेद 52 होगा? ये सब नहीं होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इनका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति
का वेतन 5 लाख है। इनके अलावा इनके अलावा बहुत सारे सुविधा, बहुत सारे फैसिलिटीज, सुविधा सुविधा और भत्ते दिया जाता है, दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का चर्चा किया गया है कि भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, पद का वर्णन किया गया है। भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय होता है, राष्ट्रपति महोदया होता है, महोदय होता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंजिलें उनको मिलते हैं जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उनको मिलते हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हौसला इतना रखो कि हम लोग गगन छूने वाले हैं। हौसले को कभी कम मत करने दो और उनके साथ हमारे टेस्ट के माध्यम से बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव का तैयारी आराम से आप लोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में लोग इसी जोश और जुनून के साथ माय डियर स्टूडेंट फिर से हम 14 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत में लोकसभा का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोकसभा का गठन, इनका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 81 होगा। लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा का गठन किया गया है, किया गया है अनुच्छेद 79, इनके तहत संसद का गठन किया गया है। संसद का गठन किया गया है, किया गया है। इनके तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को लोकसभा को लोकसभा को भंग किया जाता है, भंग किया जाता है। मैं डियर स्टूडेंट इन्हीं जोश और जुनून के साथ फिर से हम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। 14, भारत में लोकसभा का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कितना अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 81 के तहत भारत में लोकसभा के गठन का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन का चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है। मेरे डियर स्टूडेंट, कभी हौसले को कम नहीं होने दीजिए। फिर से हम नए जो जुनून के साथ
ब्रेंजेम ऑनलाइन क्लासेज में 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति उनको कहा जाता है जब किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे और उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाले। यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश दोनों त्याग पत्र दे दे तो हम बताए थे कि उनका कार्यभार कौन संभालते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। 1969 ईस्वी में ऐसे ही घटना हुआ था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन को कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। उस समय राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रथम बार बीबी गिरी बने थे। तो इनका जो राइट आंसर होगा बीबी गिरी, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, और कुछ दिन रहने के बाद बीबी गिरी भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए थे और अपना पद त्याग दिए थे। उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह साहब जो थे राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले थे। जब 1969 ईस्वी में पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया था। तब उस समय बीबी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी भारत में प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति थे। आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से जोश जुनून के साथ हम 15 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप लोग लगे रहिए। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बीबी गिरी जो है भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? जब 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन को कार्यकाल के दौरान ही पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गया था। उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी पद संभाले थे। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम जोश जुनून के साथ में देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनके यहां पर थे होगा, जिनके जन्मदिन पर या जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो इनका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर इनका राइट आंसर होगा। 5 सितंबर को जो हम लोग 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस
शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा जो है इनका घोषणा किया गया था कि पूरे संसार में एक शिक्षक को आदर सत्कार के लिए, सम्मान देने के लिए 5 अक्टूबर को पूरे विश्व में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा किया गया था और जिनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जिनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते थे। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का वर्णन किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा 79। बताए थे कि अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्यशक्ति पति के कार्य और शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः हम क्वेश्चन को रिपीट करना चाहते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का वर्णन किया गया है। इनका जो राइट आंसर होगा 79। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के बारे में। वर्तमान में संसद का डिजाइन किसने तैयार किया था? अभी जो वर्तमान में जो संसद है, इनका डिजाइन जो है, क्या एडविन लुटियंस ने तैयार किया था? क्या नरेंद्र मोदी ने तैयार किया था? क्या डॉक्टर बिमल हंसमुख पटेल ने किया था? या प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था? मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो डिजाइन जो तैयार किया था डॉक्टर बिमल हंसमुख पटेल। ये वर्तमान में संसद का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर बिमल हंसमुख पटेल। नए संसद का डिजाइन, नए संसद का डिजाइन डॉक्टर बिमल हंसमुख पटेल ने तैयार किया था। पुराने संसद का डिजाइन, पुराने संसद का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हर्बर्ट बेकर
बेकर ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नई संसद का आकार कैसा होता है, कैसा है? तो नए संसद जो है इनका आकार जो है त्रिभुजाकार है। मेरे प्यारे बच्चों, इनका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। गोलाकार जो है पुराना संसद का आकार है। पुराना संसद का आकार है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम जोश जुनून के साथ में इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि नए संसद का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार है। नया जो भी बना हुआ है, जिनका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किए थे, और पुराना संसद का आकार गोलाकार है। इनका उद्घाटन लॉर्ड इरविन महोदय ने 1927 ईस्वी में किया था। 1927 ईस्वी में किया था। इनका उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में किया था। इनके बारे में डिटेल से जो संसद का फर्स्ट चैप्टर है, जिनमें हम लोकसभा स्टार्ट किए हैं, वहां पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इनका आकार कैसा होता है? नए संसद का आकार जो है अभी त्रिभुजाकार है। इनका उद्घाटन वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 2023 में किया था। और पुराना संसद जो है, जिसका आकृति गोलाकार है, इनका डिजाइन जो है एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। इनका उद्घाटन 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन महोदय ने किया था। बिहार में लोकसभा के कितने सीट हैं? तो बिहार में लोकसभा के 40 सीट हैं। इनका आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के सदस्य को हटाया गया है? पहले लोकसभा में कुल 545 सदस्य थे, जिनको 104वां संविधान संशोधन के तहत जिनमें जिनमें 2 सदस्य को राष्ट्रपति एंग्लो
इंडियन के रूप में मनोनीत करते थे, मनोनीत करते थे, जिनको मनोनीत करते थे, जिनको 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है। यह क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इनका जो आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा 104। मेरे प्यारे बच्चों, पुराने जोश और जुनून के साथ फिर हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के सदस्य को हटाया गया। 104वां संविधान में 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उनके तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के रूप में 2 सदस्य को मनोनीत करते थे, उनको हटा दिया गया है। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितना है जी? 550 है, 552 है या 545 है? वर्तमान में अभी हम बताए थे कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है जी? 543 है। ए नंबर ऑप्शन राइट है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, परंतु वर्तमान में 245 है। कितने हैं जी? 245 है। इनका डिटेल से हम पढ़ाए हैं चैप्टर में। आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, प्रतिभा देवी सिंह पटेल थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या अब्दुल कलाम आजाद थे? तो भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। इसी तरह के हम वीडियो आप लोग को देते रहेंगे, जिससे आप आसानी से अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकते हैं, परंतु वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात उनको मजबूर नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं है। परंतु वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 123 इसके तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, कर सकता है। और यह कब अध्यादेश जारी करता है? जब संसद
का कार्य नहीं चलता रहता है, उस स्थिति में देश के हित के लिए यह जो है अपना सिग्नेचर के बदौलत, ये विशेषाधिकार है, अपना सिग्नेचर के बदौलत वह कानून बनाते हैं। वह कानून जो है 6 माह तक ही माना जाता है या 6 माह तक ही रहता है। उनको जो है आगे लाने के लिए फिर से संसद में संशोधन करना पड़ता है या संसद में बिल के माध्यम से पारित करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि सपना वो नहीं जो तुम रात को देखते हो, सपना वो है जो तुमको सोने नहीं देता है। कहा जाता है मंजिलें वो नहीं जिनको तुम पाने के लिए तलाश रहे हो, मंजिल वो है जो तुम अपने मेहनत के बदौलत असंभव काम को भी संभव बनाने की कल्पना रखते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यही जोश जुनून के साथ आज हम संसद जो पढ़ाए थे उनका वीडियो आप पीछे में दिए हैं, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लिए होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे और उन्हीं का टेस्ट था। यदि हमारे पढ़ाई अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय बिहार।